प्रदेश कार्यालय में चुनाव बाद मंथन और कुछ ही क्षण पहले हमने आपको प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिखाया था, जिस तरीके से मंथन के बाद वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए और साफ तौर पर उनका कहना कि लगातार मंथन हो रहा है। कई सारी लोकसभा सीटों पर आज मंथन हुआ है। इसके अलावा कल भी मंथन का दौर चलेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी, सीपी जोशी से भी बातचीत आपने की, क्या कुछ उन्होंने कहा इस बैठक को लेकर, क्या कुछ चर्चाएं रही? देखिए मनीषा, बिल्कुल जो चिंतन था वो तो हार को लेकर ही था। करीब 7 लोकसभा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों पर आज चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है। सभी जो मौजूदा जो पदाधिकारी हैं जिनको चुनाव में जिम्मेदारी थी उनको बुलाया गया, उनसे बात हुई। सीएम भजनलाल शर्मा भी जो अंतिम मीटिंग थी उसमें मौजूद रहे। दौसा का हालांकि नहीं था शेड्यूल में, लेकिन दौसा को लेकर भी चर्चा हुई है, बाड़मेर को लेकर चर्चा हुई है, नागौर को लेकर चर्चा हुआ है, सीकर, चूरू, झुंझुनू को लेकर चर्चा हुई है। और जब हम प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि न केवल हार को लेकर मंथन हुआ, बल्कि आगामी दिनों में जो तमाम दिवस आ रहे हैं उनको लेकर भी पार्टी एक कार्य योजना तैयार कर रही है। लेकिन मनीषा, फिर सवाल वही है, क्योंकि पार्टी ने जिस तरह 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया था, आखिर कहां लैकुना रहा, कहां कमी रह गई? आगे आपको 5 उपचुनावों में जाना है, इससे पहले आपको पंचायत राज चुनाव में उतरना है, इसके बाद नगर निकाय के चुनाव में आपको जाना है, तो वहां इसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। कहां फिलहाल एक तस्वीर में भी ये भी दिखा देता हूं कि और चूंकि लगातार एक मंथन का दौर चला है, इसको लेकर वो आगे निकलेंगे। एक बात जरूर उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो जो लगातार आगे भी पार्टी मंथन चिंतन करेगी, तो ये ऐसे अभी सीपी जोशी यहाँ से निकल गए, उन्होंने कहा क्योंकि जो कारण रहे उनकी समीक्षा कर रहे हैं और एक डिटेल जो वो सभी 11 सीटों की सब चर्चा करने के बाद इस पर डिटेल चर्चा की जाएगी। लेकिन हाँ, कई सीटों को लेकर मनीषा आज भी कुछ गर्मा गर्म बहस भी अंदर हुई है। कुछ लोगों से जिनको जिम्मेदार माना हार का, उनसे बात हुई है। कई सीटों को लेकर चूंकि अभी भी केरोलाल मीणा का नहीं आना अपने आप में सवाल खड़ा करता है, बल्कि दौसा को लेकर मंथन चिंतन हुआ है, धौलपुर करौली को लेकर मंथन चिंतन हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा नागौर से जो भाजपा की प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि एक नैरेटिव जो विपक्ष ने बनाया, कई ऐसे मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया मनीषा, चाहे वो संविधान खतरे की बात हो, चाहे वो SC/ST के आरक्षण को खतरे की बात हो, महंगाई का मुद्दा है, तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन एक नैरेटिव जो सेट हुआ, संविधान को खतरा है, SC/ST आरक्षण को खतरा, उसका कहीं ना कहीं असर इन धौलपुर करौली, दौसा, ये जो इलाके हैं जो SC/ST बाहुल सीट है वहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि वो निकल कर आएगा पार्टी के मंथन में, लेकिन शायद मुझे लगता है उस पर भी बात हुई है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर सीट को आपने लूज किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह जो टिकट वितरण है वो रहा। और एक बात मनीषा, आप पिछली बार चर्चा कर रहे थे, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करने से शायद हम चूक गए थे। आपने कहा था कि जहां टिकट दिए, देखो जहां पर टिकट बदला है वहां अधिकतर सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये भी एक तथ्य निकल कर आया। तो क्या ये माना जाए कि आपने टिकट वितरण में कोई खामी रखी, जिसका खामियाजा आपको परिणाम के रूप में देखने को मिला और 11 सीटें आपने खो दी? उस प्रदेश ने 11 सीटें खो दी जहां सबसे अधिक उम्मीद थी केंद्रीय नेतृत्व को, यानी कि कमोबेश इतनी उम्मीद तो उत्तर प्रदेश से भी नहीं थी, वहां जिस तरह जातीय समीकरण बन रहे थे लगातार। लेकिन राजस्थान से पूरी की पूरी उम्मीद खुद PM मोदी को भी थी, वो लगातार कह रहे थे। आपने देखा होगा उसके बाद जो मैं एक भाषण सुन रहा था, शायद दक्षिण में कहीं किसी राज्य को संबोधित कर रहे थे, तब कहा था कि राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदेश के नेतृत्व ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें 25 से 25 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन 11 सीटें लूज किए। अब चूंकि मनीषा इसमें डिटेल चर्चा पार्टी कर रही है, एक एक सीट का मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे बात हो रही है। विनय सहस्त्रबुद्धे मीटिंग में मौजूद रहे हैं, सीपी जोशी मौजूद रहे हैं। कल बाकी 5 लोकसभा सीटों पर मंथन चिंतन होगा और उसके बाद पार्टी को क्या फीडबैक मिलता है, क्या कारण रहे और आगे उनको कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आगामी चुनाव में उसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, इसके लिए पार्टी क्या रणनीति अपनाती है देखने वाली बात होगी। जी मनीषा। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए एक उस कॉन्फिडेंस की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सरकार में आने के बाद से ही खुद भजनलाल शर्मा, इनके अलावा जो भी डिप्टी CM हैं, साथ ही वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश बीजेपी के, वो तमाम गाँव चलो अभियान चले, रात्रि चौपाल आयोजित हुई और इसके अलावा अब 6 महीने का कार्यकाल क्योंकि पूरा हो गया है, तो ऐसे में कई सारी सौगातें प्रदेश की जनता को दी गई। ERCP जल समझौता कह लीजिए, इसके अलावा अब महिलाओं के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। तो ये वो सारे कहीं ना कहीं माइलस्टोन अचीव करे हैं जिनके बेसिस पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो वो कॉन्फिडेंस है उनके तमाम दौरों में झलक रहा था प्रदेश को लेकर।
देखिए मनीषा, आप ही समझो, ERCP का मुद्दा आपने सॉल्व किया, लेकिन वहाँ आप एक भी सीट नहीं जीत पाए। जी सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल। दूसरा, जिन सीटों पर आप लगातार 2014 और 2019 में जीतते आ रहे थे, वहाँ अपने सीटों को खोया है। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ केवल एक आधार नहीं बनता, एक या मैं एक कारण बताऊं, वो कारण नहीं बनता मनीषा, क्योंकि हर सीट बार अब विश्लेषण हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, अगर हम एक कोई कॉमन फैक्टर इसमें निकालना चाहें तो मुझे लगता है कॉमन फैक्टर पूरे देश भर में तो एक ही रहा है, जो उन्होंने लगातार विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया। और आप देखिए, विपक्ष ने उस लाइन को बदला ही नहीं, यानी कि केवल उन्हीं मुद्दों पे बात करते रहे, महंगाई की बात करते रहे, वो इसके साथ बेरोजगारी की बात करते रहे। इसके इतर जो उन्होंने मुद्दा उठाया, संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की लड़ाई इंडी गठबंधन लड़ रहा है। और वो लगातार शुरुआत के दौर से लेकर लास्ट तक वो अपने इस मुद्दे पर रहे, और कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला। जहां तक आपने कहा इन मुद्दों का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव का जो पैटर्न होता है, वोट जो कास्ट का पैटर्न होता है, बिल्कुल इतर होता है मनीषा। उसको आप कई बार विकास के पैमाने पर नहीं तोड़ सकते, कई बार अलग। मैं कह रहा हूँ जैसे इन इलाकों में जहाँ ERCP का मुद्दा जो लंबे समय से लंबित था, उसका हल किया, परिणाम क्या निकला? आपको हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये जो बेल्ट है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहाँ जो यमुना विवाद जल बंटवारा आपने पूरा किया, किसानों के लिए सौगात दी, क्या रिजल्ट निकला? आपको हार का सामना करना पड़ा। तो चुनावों में हार की क्या वजह होती है? चुनाव में क्या पैटर्न काम किया? उस समय क्या लहर चली? क्या आक्रोश रहा? क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहे? जातीय समीकरण किस तरह के रहे? किसी नेता का बयान भी कई बार बड़ा मैं कह सकता हूँ बवंडर कर देता है, या मैं कहूँ कि उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में ये तमाम कारण अभी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं मनीषा। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए राहुल गांधी भले ही सत्ता में ना आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इस दौरान जरूर निखरे हैं। अभी 11 जून को भी उनका कहना था कि जो देश में अग्निवीर योजना चलाई जा रही है उसको रद्द करवा कर मानेंगे, और सरकार अब कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत लूप होल्स रहे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करती हुई जरूर नजर आ रही है। रिव्यू मीटिंग उसकी होगी, ये सरकार की ओर से साफ किया गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल अग्निवीर मुद्दे पर पार्टी खुद ही विचार कर रही है। मौजूदा सरकार, मोदी सरकार भी उस पर विचार कर रही है, और कुछ जो उनके पास फीडबैक मिला है उसमें सुधार की बातें हो रही है, और जल्दी उम्मीद की जा रही है कि अग्निवीर में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाएगा। हाँ लेकिन ठीक है, ये बात मनीषा आपने कहा कि विपक्ष मजबूत, और मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि चाहे विपक्ष मजबूत हो, चाहे सरकार मजबूत हो, क्या आपकी मजबूती जनहित के मुद्दों के लिए मजबूती है, या फिर सिर्फ आप अपनी मजबूती दिखाने के लिए अपने मजबूत पक्ष को रख रहे हैं? ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप जनहित के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, लोकतंत्र में अगर आप देश के लिए लिए जाने वाले फैसलों पर साथ खड़े होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। और इस लोकतंत्र की परंपरा के तहत हम तमाम जनहित के मुद्दों को पारित करवाते हैं। तो ऐसे में यही है कि विपक्ष मजबूत है, लेकिन आगे क्या रोल रहता है, किस तरह वो सरकार से किन मुद्दों पर आमने सामने लड़ते हैं, या कई ऐसे मुद्दे जो हो सकता है सरकार जनहित के लिए बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हो, उनमें किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं, खैर ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, इस बार मजबूत विपक्ष है, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने मुद्दों को ढंग से उठा पाएंगे। जी मनीषा। लाल सिंह, एक बात हमने शुरू से ही देखी है कि बीजेपी हमेशा से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती आ रही है। प्रदेश में जब तमाम अभियान भी चले, तब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही थी, उनसे फीडबैक लिए जा रहे थे। फिलहाल CP जोशी को भी जैसे हमने सुना, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भी बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं से भी राय मशवरे लिए जा रहे हैं कि कहाँ पर कमी रही, कौन से फीडबैक जो है पार्टी नहीं मान पाई, और आगे इन्हीं फीडबैक्स के साथ कैसे आगे पार्टी को जाना है। देखिए बिल्कुल, चूंकि आपका कार्यकर्ता जो होता है वो धुरी होता है। कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर शीर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है जो जमीन में काम करता है, वो कार्यकर्ता है जो आपके लिए पसीना बहाता है, वो कार्यकर्ता है जो आपको जरूरत पड़ने पर अपना खून भी बहाता है, और उसको पता होता है कि वाकई जो जमीनी धरातल की तस्वीर क्या है। कोई भी पार्टी, दुनिया की कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को इग्नोर करके, उसको अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकती। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही कार्यकर्ता आधारित है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही संगठन पर आधारित पार्टी की रही है, और ऐसे में आपने देखा होगा जिस तरह 3 राज्यों के चुनाव हुए और वहाँ एक नया प्रयोग करते हुए जो CM बनाए, वो बिल्कुल आम कार्यकर्ता को CM बनाया गया। तो एक मैसेज पार्टी ने उस वक्त दिया कि ये पार्टी है जहाँ ये संभव है कि एक आम कार्यकर्ता को भी, अगर वो पार्टी में निष्ठा से काम करता है, समर्पण से काम करता है, नीति पर चलता है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसको भी इस तरह का बड़ा इनाम मिल सकता है।
और चूंकि लगातार वो कहते भी आ रहे हैं कि हर किसी का कोई ये ठेका नहीं होता कि वो राजनीति में आ गया तो लगातार सत्ता का सुख भोगेगा, या आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये ठेका कर लिया कि आप सीएम ही बनोगे या बड़े पदों पर आप ही रहेंगे। नहीं, उस कार्यकर्ता को मौका दिया जा सकता है, उधर पट्टी बिछाने का काम करके अपने कार्यकर्ता भाव से शुरुआत करता है, पार्टी में जुड़ने की जो स्लोगन लिखता है दीवारों पर पार्टी के लिए, अगर वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मैसेज पीएम मोदी ने 3 राज्यों के सीएम बनाकर दिया है। तो ऐसे में लगातार प्रयास यही है कि कार्यकर्ता के मन में भाव रहे, कार्यकर्ता को कभी नहीं लगना चाहिए कि उसकी कभी कद्र नहीं होगी। तो ऐसे में क्योंकि इन चुनावों में कई स्थानों पर देखने को मिला कि कार्यकर्ता उदासीन रहा, कार्यकर्ता ने उसने जोश से काम नहीं किया, कार्यकर्ता जो घर घर से वोटर्स को निकालने का काम करता उसका भी खामी देखने को मिली। और यही वजह रहा कि पहले चरण के चुनाव में कितना जो मतदान का प्रतिशत वो गिरा, उससे पार्टी चिंता में आई। और आपने देखा होगा लगातार दूसरे मतदान पर फिर कैसे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए, कैसे वोटर्स को बाहर निकाला जाए, इस पर काम हुआ। और उसकी वजह से बाकी जो चरण हुए उनमें सम्मानजनक आप मतदान का प्रतिशत बढ़ा पाए। जी मनीषा। जी बिल्कुल लाल सिंह, क्योंकि देखिए फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको लगातार जानकारी आपके साथ साझा की है। रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक ये हुई आज कई सारे लोकसभा क्षेत्रों की, कल भी मीटिंग होनी है, केंद्र की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी जिस तरीके से काफ़ी सारी जगहों पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा,